रेलगाड़ी मारवाड़। मैं आयुषी महर्षि और मैं हिमाद्री शर्मा। स्वागत करते हैं आपका जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी के अंदर। मेरे पीछे जो मेहरानगढ़ का किला आप देख रहे हैं, ये गवाह बन के खड़ा है जोधपुर के लिए कई सालों से अपनी विरासत को समेटे हुए, और ये जानता है बखूबी कि जोधपुर के वासी कितना विकास कर चुके हैं और कितने विकास की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल आयुषी, और चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना ये किला सिर्फ सूर्यनगरी जोधपुर की पहचान नहीं है, बल्कि इसने जोधपुर को बनते देखा है, बदलते देखा है, और ऐसे में बखूबी जानता है कि मारवाड़ के लोगों की, जोधपुर के लोगों की इस बार के बजट से क्या कुछ खास उम्मीदें हैं। तो देखिए, जब पिछले बजट के अगर हम याद करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो या फिर पर्यटन के क्षेत्र के अंदर, हमने देखा था कि अभूतपूर्व विकास के लिए बजट घोषणा बम्पर हुई थी, लेकिन कितना वो खरा उतरा है जोधपुर, उस पर ये देखने वाली बात होगी। और अब क्या चाहता है जोधपुर, ये सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल आयुषी, क्योंकि उम्मीदें लगातार बढ़ती रहती हैं, और पिछली बार जो बम्पर सौगातें मिली थी और इस बार उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। तो मेहरानगढ़ की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसके दरवाजे पर बजट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इंतजार सिर्फ ये कि उम्मीदें क्या हैं और उसके बाद में पेश क्या होता है। बिल्कुल, और ये देखना बहुत जरूरी होगा, और इसके लिए बात करनी होगी जोधपुर की जनता से, जोधपुर के लोगों से कि आखिर क्या चाहते हैं वो। लेकिन आपको लेके चलूं मैं लोगों के पास, हिमाद्री, उससे पहले जरा आपको मिर्ची बड़ों का स्वाद जरा चखा देती हूँ, और उसके बाद में बात करेंगे जो तीखे तीखे सवाल होंगे और उनके क्या मीठे मीठे जवाब आते हैं, ये देखते हैं। आइए हिमाद्री। बिल्कुल आयुषी, कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, और हम पहुँच चुके हैं मारवाड़ के केंद्र यानी कि सूर्यनगरी जोधपुर में। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि लोगों के बीच जाने से पहले मैं आपको तीखा जरूर कर दूंगी हिमाद्री, क्योंकि हमें भी तीखे सवालों के साथ तैयार रहना पड़ेगा, ताकि वो लोग खुल के बता पाए कि आखिर उनकी डिमांड्स क्या है आगामी बजट को लेकर। और इसलिए शुरुआत हम कर रहे हैं मिर्ची बड़े के साथ में, क्योंकि यहाँ पहुंचकर मिर्ची बड़े का स्वाद सुबह सुबह ना चखे ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने तो मिर्ची बड़ा खा लिया है और अब हम तैयार है लोगों के बीच जाने के लिए, उनसे उनकी राय। चलिए माधुरी। तो आयुषी, अब हमने मिर्ची वड़े का स्वाद तो चख लिया है, बेहद ही लाजवाब था। और क्योंकि मैंने आपको कहा भी था, क्योंकि पहले स्वाद चखेंगे और उसके बाद में लोगों के दिल का स्वाद चखेंगे कि इस बजट से लोग क्या चाहते हैं। तो हिमाद्री, अब टाइम आ चुका है लोगों के बीच में जाएं। तो आयुषी, इतने अच्छे मिर्ची वड़े खाने के बाद अब जरा जनता की चटपटी उम्मीदें भी जान लेते हैं, जनता की राय भी जान लेते हैं, क्योंकि हम मौजूद है इस वक्त सूर्यनगरी जोधपुर में, और सूर्यनगरी जोधपुर को पिछले बजट यानी कि 2025 के बजट में बहुत कुछ मिला है। बहुत बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं जोधपुर को मिली है, मारवाड़ को मिली है, और ऐसे में अब उम्मीद यही है कि इस बजट से और भी ज्यादा सौगातें जोधपुर को मिलेंगी। क्योंकि देखिए, राजस्थान के दूसरे बड़े जिले में आता है जोधपुर, और हमने विकास यहाँ पर देखा है, फिर चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र के अंदर हो। कई दिग्गज चेहरे, राजस्थान के बड़े चेहरे जो कि सेंट्रल में हैं, केंद्र के अंदर वो बैठे हुए हैं, और इसलिए हम मानते हैं कि जो उम्मीद है जोधपुर से लोगों की और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक मददगार हाथ होते हैं वो इनके पीछे। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो मंशा है कि विकसित पूरा राजस्थान हो, और जिस जगह की जो स्पेशलिटी है उसको उसी तरीके से उभारा जाए, तो इसलिए लोगों से जान लेते हैं और इनके मन को टटोल लेते हैं कि अब के बजट में इनके क्या डिमांड है, जिससे कि राजस्थान को और बेहतर रूप दिया जा सकता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदत्त हर्ष है। मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी का कार्यकारिणी मेंबर हूं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बजट में राजस्थान गवर्नमेंट हमारी जो मूलभूत सुविधा हैं उनको बरकरार रखे, और विश्वविद्यालय में जो हमको जो परिलाभ है, हमारे पेंशनर रिटायर होने के बाद में जो हमारी ग्रेचुटी नहीं मिलती है और ये हमारे को जो कॉम्पिटिशन नहीं मिलता है, इनका मतलब वो बजट में प्रावधान करके हमको बजट में मतलब ये जो मूलभूत सुविधा है, पेंशन की मेन समस्या आपकी, और प्लस मूलभूत सुविधाएं आपको थोड़ी राहत और प्रदान की जाए। बेसिकली इस बजट के अंदर आप चाहते हैं कि कुछ योजनाएं आए धरातल पर। आप तो क्या चाहते हैं अभी जो राजस्थान के अंदर बजट आए, उसको जोधपुर को ऐसा क्या मिलना चाहिए क्योंकि जिससे जोधपुर वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा परचम लहरा सके? राज्य सरकार की पॉलिसी है कि सबका विकास हो, सबके साथ सबका साथ विकास हो। बजट में हम सबको पेंशन देने का प्रोविजन कर दे, जिससे कि हमें नियमित रूप से सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन समय पर उपलब्ध हो सके। ठीक है सर, मेहरानगढ़ हो और हेरिटेज साइट्स ये जोधपुर के मुख्य आकर्षण के केंद्रों में आता है, जिससे कि जो बाहर के पर्यटक है वो भी आते हैं और इससे रोजगार काफी ज्यादा बढ़ता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसको और ज्यादा आकर्षित करने के लिए क्या आप बजट में मांग करते हैं सरकार से? पर्यटन के बारे में भी सरकार को इस बजट में प्रावधान करना चाहिए। जोधपुर का जो क्षेत्र है वो करीब 35-40 किलोमीटर का क्षेत्र है। कई जगह ऐसी है जो छुपी हुई लुप्त है आज की तारीख में भी। जैसे कि दहीजर का क्षेत्र, मंडलनाथ है, जहीजर है, बैद्यनाथ जी है, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही लुभावने क्षेत्र हैं। क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र के अंदर जोधपुर का नाम हम कहते हैं कि पहली 5 सूची के अंदर आ ही जाता है और बहुत जरूरी है। यानी कि बात करें कुछ हिडन जेम्स की जो कि जोधपुर के अंदर है, जो कि पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे तो और भी ज्यादा आकर्षित होंगे जोधपुर से और रोजगार इससे बढ़ेगा सीधे तौर पर। आयुषी जब बात जोधपुर वेरी तो जोधपुर बोली में बात करनी जरूरी है, क्योंकि जोधपुर बोली री बात तो दूर दूर तक चाले ने। जोधपुर यदि बोले तो बात दूर दूर तक जावे। हमके बजट से कई उम्मीद है? मार नाम जगदीश जाट है, राजस्थान नर्से एसोसिएशन हूँ, पर मैं नर्सिंग वर्ग हूँ आवा तो माने अस्थायी कर्मचारी भी और स्थायी कर्मचारी जो लंबे समय आशा करे सरकार मानने वास्ते कुछ कह रही। स्थायी कर्मचारी चाहे कि इनकी डीपीसी टैब मात वे अट जितना बेड है उन अनुसार नर्सिंग का पद बने, क्योंकि नर्सिंग रीढ़ की हड्डी है धरातल पे, जो सरकारी योजना ने धरातल माते पहुंचावे। बिल्कुल, तो ये जोधपुर के जनता की मांग है मेडिकल सेक्टर में। और सर चाहेंगे कि पूरे मारवाड़ के लिए क्या कुछ मांग है, जोधपुर को भी अगर उसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जोधपुर की बात करते हैं तो पर्यटन के लिहाज से जोधपुर बेटर है। और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो मेडिकल का एक बड़ा हब अब जोधपुर बनता जा रहा है। लोग उदयपुर के बजाय अब जोधपुर रुक करना पसंद करते हैं। अभी मेडिकल में जोधपुर में पीजी की सीटें भी बढ़ी गई थी, जो कि सार्वजनिक जोधपुर की सत्र में है। पिछले 2 बजट जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा पेश किए, जो ऐतिहासिक थे और जनता को राहत पहुंचाने वाले थे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला बजट भी राजस्थान को आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला बजट होगा। और जोधपुर और राजस्थान की सब समस्याएं, आम आदमी की जो भी समस्या है और जो भी मुद्दे होंगे उस बजट में शामिल किए जाएंगे। और उद्योगों की बात की जाए तो जो है पाली हमारे मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, तो ऐसे में एमएसएमई की बात करते हैं, छोटे उद्योगपतियों की बात करते हैं, तो उनके विकास के लिए किस तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार को लानी चाहिए, क्या सुझाव आप देना? कपड़ा इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा मुझे आशा है कि वो उस बजट में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। क्या आप मानते हैं कि जो छोटे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो कारीगर है, उनको बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है जोधपुर में? देखिए, पारंपरिक जो उद्योग कल कारखाने हैं या हस्तकरघा करने वाले कारीगर हैं वो विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाएं पर्यटन के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, उसका लाभ भी मिलेगा। और क्योंकि पर्यटन जो निर्भर करता है वो स्थानीय हथकरघा के ऊपर निर्भर करता है, वो चाहता है विदेशी पर्यटक आता है वो यही चाहता है कुछ नई चीज़ खरीदें, तो इनको ज़्यादा प्रोत्साहन राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या गहलोत है। अच्छा दिव्या जी, एक महिला इस बजट से क्या उम्मीद रखती है? महिलाएं जो है वो बजट से ये उम्मीद करती हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कुछ सरकार ऐसी रियायत दे जिससे महिलाएं 2 पैसे भी जोड़े, जो कि उनके परिवार के दुख के समय में या सुख के समय में काम आए। जोधपुर जिस तरह से बढ़ रहा है, जोधपुर में लोग उस तरह से बढ़ रहे हैं और लगातार जो ट्रैफिक की बात हम करते हैं उसको लेकर भी सर सुझाव चाहेंगे आप? मेरा नाम जितेंद्र है। ट्रैफिक से लेके ये सुझाव देना चाहते हैं कि ट्रैफिक में जहाँ भी ये सड़कें हैं, जैसे नई सड़क और जादर गेट हो गई, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। नर्सिंग प्रोफेशन आता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आगामी भर्ती है वो मेरिट बोनस के आधार पर ही निकलनी चाहिए। और जो कि हम पिछले 10-10 सालों से लगे हुए हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, तो सरकार से मेन मांग हमारी ये रहेगी कि 2013, 16 और 18, 23 में जो मेरिट प्लस वैकेंसी निकालता है मेरिट प्लस बोनस की, वही इस बार मेरिट प्लस बोनस निकाल के हमें परमानेंट किया जाए। बिल्कुल सर, आपकी क्या उम्मीद है राजस्थान के इस बजट से? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और वित्त मंत्री जी ने पहले भी 2 ऐतिहासिक बजट सभी वर्गों को देखते हुए दिया है। इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट देंगे। मैं एससी वर्ग से आता हूं, तो क्या है कि हमारे एससी वर्ग को विभिन्न तरह के ऋण की योजनाएं दी जाती है, जो पिछली कांग्रेस सरकार में रोक दी गई थी, उन्हें पुनर्चालू करके समय पर दिया जाए, लंबित नहीं किया जाए, यही आशा और उम्मीद करता हूँ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से आते हैं और ऐसे में उनके केंद्रीय मंत्री होने का लाभ जो है वो भी जोधपुर को लगातार मिलता रहता है, तो आगे भी किस तरह की उम्मीद है उनसे? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम भी किए हैं, जैसे एयरपोर्ट्स का ले लो, रेलवे स्टेशन का ले लो, एलिवेटेड रोड है, प्लस रिंग रोड बनाई है उन्होंने 2202 करोड़ की।
तो इस तरह के और भी पाइपलाइन में प्रोग्राम है जो विकास को लेकर जो डेवलपमेंट सुझाव आते हैं उस पर काम करते हैं पूरा। भजनलाल सरकार से हमारे को पूर्ण उम्मीद और विश्वास भी है, क्योंकि भजनलाल है तो भरोसा है, तो हमारे को पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। हॉस्पिटल की जो रीढ़ की हड्डी है वो नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ है, तो हमारे को पूर्ण विश्वास है कि जैसा कि पूर्व थी सरकार में और जो बीजेपी की वसुंधरा सरकार थी उसी में ये चली आ रही प्रथा है कि 2016, 2018, 2023 में जो पूर्व की बात थी मेरिट प्लस बोनस से जो भर्तियां हुई है वो ही करवा के सभी कर्मचारी को परमानेंट करें। सौर ऊर्जा की हम बात करते हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी पिछली बार भी सौगात जो जोधपुर को मिली थी और इस बार भी कितनी उम्मीदें हैं? सौर ऊर्जा की जैसे बात आप कर रहे हो तो सौर ऊर्जा की इसमें प्राथमिकता बहुत मिल रही है और इनमें ये जो सब्सिडी है सब्सिडी भी देते हैं। और अभी यहाँ बावड़ी के आगे हरडानी गांव में एक प्लांट लगा है, उससे काफ़ी मतलब गांव का जो क्षेत्र हैं उनको ऊर्जा मिलती है और कम पैसों में कम दाम में मिल रही है। शहरी रोजगार योजना जोधपुर में कितनी एक्टिव है और कितनी प्रभावी नजर आई? तो मैं चूंकि खेलकूद से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछूंगी सर, क्योंकि सबने सब बजट में सब चीज कर रखी है। स्पोर्ट्स मिसिंग है और उसमें यह है कि रेल बजट हो गया चाहे कुछ सबके अलग कर रखे। स्पोर्ट्स का बजट बिल्कुल गायब है, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जहाँ से शारीरिक मानसिक तौर से आदमी पनपता भी और खेलता भी है। अगर बजट में अच्छा प्रावधान हुआ तो हर गाँव में खिलाड़ी होंगे। राजस्थान में इतनी प्रतिभाएं हैं और गांवों में कुछ ऐसे खेल भी हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा धन आवंटन नहीं करना, और उसमें स्विमिंग और रस्सी कूद दो ऐसी खेल हैं जो आपके पूरी बॉडी को एक्सरसाइज तो करती हैं, उसके अलावा उसको हार्ट को भी आपका मजबूत करती हैं। तो स्वस्थ शरीर के लिए जैसे रस्सी कूद है पारंपरिक खेल में इसको शामिल किया जाना चाहिए और कोई खर्चा नहीं। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान भी उसका पार्ट और यहाँ पे कई खजाने निकल सकते हैं अगर हम ढूंढे तो। एक जैसे आपने व्यक्तिगत उसका तो परिणीति विष्णु एक छोटा सा नाम है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 5 साल पहले राजीव जी ने उसको अपनी मेहनत से इंट्रोड्यूस किया था और आज वो विश्व पटल पे छाई हुई है। उसके माता पिता उसकी दादी उसके साथ पूरी मेहनत कर रही है। पर हम लोग जो रिटायर हुए हैं हम सरकार के साथ हैं। हमसे कोई अगर आप कौशल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण और कौशल बहुत है, उससे रोजगार बढ़ेगा और खुद से रोजगार कर सके, तो मेरा 3-4 विषय पर है शिक्षा, खेल और जो खनिज है वो, और प्रशिक्षण और कौशल पे ध्यान दे। हम सरकार के साथ हैं। धन्यवाद। क्योंकि प्रतिभावान छात्र और बच्चे इतने हैं राजस्थान के अंदर कि अगर चाहें तो वो और भी ज्यादा विकास कर सकते हैं और इससे सीधे तौर पर जो फायदा होगा वो राजस्थान को ही होगा। सर, आपका क्या नाम है? मैं CS मुकेश बंसल हूँ। चूँकि फाइनेंस के क्षेत्र में हूँ तो यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर बना दे जिसमें CS, CS और CMA के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाए तो जोधपुर को इन प्रोफेशनल्स की खान मानी जाती है, प्रोडक्शन सेंटर माना जाता है। आज अलग अलग जगह तीनों सेंटर काम कर रहे हैं, तीनों चैप्टर काम कर रहे हैं, उनको एक जगह करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दें, बहुत अच्छा होगा। दूसरा, चूँकि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी यहाँ माहिर माने जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा AI सेंटर खोल दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया लोहा मानती है, हाँ, जोधपुर के प्रोफेशनल्स का एक AI सेंटर निकाल दे। और चूंकि अभी नए बजट में देखिए डेटा सेंटर का प्रावधान किया है भारत सरकार ने और उसके लिए बहुत बड़ा 40,000 करोड़ का बजट दिया है। और यहाँ एक डेटा सेंटर बना दे तो पूरे जोधपुर की काया पलट हो जाएगी। डेटा सेंटर से एक्सीलेंस को मिलेगा, डेटा सेंटर से इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिलेगा, डेटा सेंटर से बढ़ी हुई डिमांड जो बिजली की होगी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जोधपुर को फिर विश्व पटल पे ऊपर ला सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि अभी आपने AI का जिक्र किया और हमने देखा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा कर रहा है जोधपुर, दूर दूर से लोगों को यहाँ पर लाया जाता है और लोग राहत महसूस करते हैं। सर, आप क्या मानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी जोधपुर में कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं, क्योंकि अब तो AI का जमाना आ चुका है? रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ एक इंसान की इंटेलिजेंस खत्म होती है, रोबोट के द्वारा हम दुनिया जहाँ की इंटेलिजेंस को इंपोर्ट करके मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, रोबोटिक सर्जरी करें। आज की तारीख में AI लीगल में काम आ रही है, AI ड्राफ्टिंग में काम आ रही है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित SK जोशी है। सर्वप्रथम तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज बजट से पूर्व जो हम जोधपुर वासियों का, क्योंकि अपनायत की नगरी है जोधपुर जैसा मानते हैं और हम लोग, हमारे द्वार पे लिखा हुआ है पधारो हमारे देश, और जोधपुर जो है हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर शहर है और वो अपनी संस्कृति के हिसाब से ही जाना जाता है। तो मैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब से और वित्त मंत्रालय से एक निवेदन करना चाहूँगा और जोधपुर में पुरानी बावड़ियाँ वगैरह जो है उन धरोहर का संरक्षण करें, जिससे हमारे पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारे जोधपुर को भी आमदनी मिले और हमारे राजस्थान को मिले। तो पिछले साल 35 लाख से ज़्यादा
देशी और प्रदेशी बिल्कुल आए विदेशी थे, पर्यटक बिल्कुल आए आए थे। उनको कैसे हम और ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए मैं चाहूँगा जो पधारो हमारे देश का जो हम स्लोगन देते हैं उसको और कितना आकर्षित कैसे किया जा सकता है, इस पर कार्य किया जाना बहुत जरूरी है। एक महिला शक्ति मेरे साथ में मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है? और आप क्योंकि मुख्यमंत्री बहन मानते हैं अपनी, तो आप अपने भाई से क्या चाहती हैं वो जरा बता दीजिए। मेरा नाम आभा डागा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला की शिक्षा को और बढ़ावा देना चाहिए। महिलाएं आज शिक्षित भी हैं, बहुत अच्छे रोजगार भी कर रही हैं, लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो वो अपने आप डिसीजन नहीं ले पाती। तो ऐसे संस्थान खोले जाएं जहां पर महिलाएं वित्त विशेषज्ञ बन सकें और अपने डिसीजंस अपने परिवार के साथ बैठकर ले सकें। सर, किसानों को क्या उम्मीद है इस बजट से? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है बिजली। मुझे भजनलाल जी पे पूर्ण भरोसा है कि जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले वर्ष जो यूनिट लगाई गई है उससे ज्यादा यूनिट लगाकर अभी भी राजस्थान भारत में प्रथम है और आने वाले समय में भी इस बजट में भी राजस्थान के किसानों के लिए कोई न कोई नई सौगात देंगे। किस तरह के सुझाव जो है वो आप देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? ऐसा है कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जोधपुर में है। शिक्षा के साथ साथ लाइब्रेरी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और दूसरे विकास के लिए, समग्र विकास के लिए शिक्षण संस्थानों को उचित अनुदान देगी, जिससे कि कर्मचारी भी अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके, छात्र अपनी शिक्षण कार्य अच्छी तरह से कर सके और विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी अपने स्पोर्ट्स में अपनी दक्षता दिखा सके और भारत का नाम विश्व में ऊपर कर सके। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं राजीव गौड़ जी। राजीव जी, सभी को आपने सुना, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीद है, क्या कहेंगे जोधपुर को लेकर? अच्छा, राजीव जी कुछ बोले। पहले मैं बताना चाहूंगी कि राजीव जी बहुत सालों से बजट यहाँ का बताते हैं, उम्मीदें भी बताते हैं लोगों की। राजीव जी, कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोग मुख्यमंत्री को बड़ा पसंद करते हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं उनसे, और आप तो हर साल देखते हैं। तो मैं एक पूरा कंक्लूड चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति की ये निगाह होती है कि जो बजट पेश किया जाए वो पूरा हो। जब वापस बजट पेश करें तो उसका एक एनालिसिस होना चाहिए कि वो बजट का जितना हमने घोषणा की पूरा किया जाए, क्रियान्वित को लेकर के। और ऐसे में ये कहा जा सकता है अभी जिस तरह के आंकड़े आए 93.4 करीब जो है वो बजट क्रियान्वयन हुआ है, तो ये एक सुकून भरी बात है। यहाँ जनप्रतिनिधि ज़्यादा है, तो ऐसे में डिमांड जाता है। केंद्रीय मंत्री घनश्याम शेखावत यहाँ से हैं, राज्यसभा सदस्य राजन गहलोत यहाँ से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से हैं, बीजेपी के 8 विधायक है, कांग्रेस के 2। भाई, जनता को नेता से मतलब है, पार्टी से मतलब। और जब सरकार, भजनलाल की सरकार ने 2 सालों में जो पहले के जो बजट दिए, 30 से इसलिए उम्मीद है कि 2 को बेहतर बता रहे, 30 उससे बेहतर होना चाहिए। तो परीक्षा की घड़ी सरकार की भी है, और उन्होंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग संभाग मुख्यालय से सुझाव लिए हैं, मंत्रियों से सुझाव लिए हैं, सीए से सुझाव लिए हैं, टीचर से सुझाव लिए हैं। तो समझा, ये जो सुझाव के बाद में जब पूरा बजट जब तैयार होगा तो समझा जा सकता है मार्वर अछूता तो नहीं रहेगा। अब लोग जो है दूसरे राज्यों में जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको जो जॉब सिक्योरिटी है वो जोधपुर में मिल रही है, वो मारवाड़ में मिल रही है। उसको लेकर किस तरह की उम्मीद लोग लगा रहे हैं, क्योंकि कई दिग्गज राजनेताओं की धरती रही है जोधपुर। देखिए, निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है अपनत्व है, लोगों में भरोसा है। तो दूसरा मेडिकल हब बन गया, एजुकेशन हब बन गया। जोधपुर में सारे तमाम बड़े इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय यहाँ पर है, और यहाँ पर जिस तरीके से कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है, NLU यहाँ पर है, निफ्ट यहाँ पर है। तो ऐसे में सरकार हर बार बजट देती है जिससे कि वो विश्वविद्यालय अच्छे से रन करे। लेकिन जैसे पेंशन का मामला है, पेंशन के लिए बजट आएगा तो टीचर्स है जो हम सबको पढ़ाते तैयार करते हैं। घनश्याम शेखावत इसी विश्वविद्यालय में पढ़े, अशोक गहलोत इसी विश्वविद्यालय में पढ़े, तो जितने कैबिनेट मंत्री हैं सब यहीं से पढ़े हुए, तो उम्मीदें बढ़ जाती है। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि सरकार हर पहलू को टच करके, अध्ययन करके बजट देती है, कोई विशेष अछूता नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले में पिछले जो बजट है सबको मान सम्मान दिया, इस बार भी मिलना चाहिए। एक मुखिया उनके लिए क्या लेकर आता है, अपने पूरे परिवार के लिए देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा काम है इनकी उम्मीदें आप तक पहुंचाना, जो हम लगातार कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदें क्या है अपने मुख्यमंत्री से, वो बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आयुषी, तो ये थी जोधपुर की जनता की उम्मीदें, लेकिन और भी बहुत कुछ अभी जोधपुर में बाकी है, वो भी हम जानेंगे।
बजट आपके द्वार में हम जोधपुर पहुंचे हैं और आप जोधपुर के रहने वाले हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, भारत सरकार का बजट किसी शहर विशेष के लिए या किसी राज्य विशेष के लिए इस तरह के उल्लेख के साथ नहीं होता। जो देश की सरकार की आमदनी, देश की सरकार किन विषयों पे खर्च करेगी, किन योजनाओं पे खर्च करेगी, इसका उल्लेख बजट में मोटे तौर पर होता है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस का उल्लेख करते हुए उन्होंने 2 विषय रखे, जो दोनों ही विषय राजस्थान के लिए रेलेवेंट हैं। एक, डिविजिबल पूल में इस बार राजस्थान को लगभग 3,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि मिलेगी। दूसरी तरफ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि देश के में जिस गति के साथ में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उस अर्बनाइजेशन के चलते हुए शहर की व्यवस्थाओं पर, शहर के संसाधनों पर दबाव है। उनको विकास और विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जिन शहरों का चयन किया गया है, जिनके लिए भारत सरकार विशेष धनराशि उपलब्ध कराएगी राज्यों का सहयोग करने के लिए, उस सूची में राजस्थान के 2 शहर, एक जोधपुर और एक जयपुर दोनों हैं। और अगले 5 वर्ष में जयपुर, क्योंकि 30 लाख आबादी से बड़ा शहर है, वहाँ 5,000 करोड़ रुपए और जोधपुर में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्ट्रेंथन करने के लिए आने वाले समय में होगा। मैं मानता हूँ कि बजट में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को जो है सहूलियत दी गई है, ईज ऑफ डूइंग की बात की गई है, कस्टम ड्यूटी को फर्दर कम करने की बात की गई, और उसके साथ साथ में पिछले दिनों में जिस तरह के एग्रीमेंट्स हमारे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ में हुए हैं, मैं ये मानता हूँ कि जोधपुर के लोगों के लिए, जोधपुर के उद्योजकों के लिए, जोधपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बजट और इस तरह के ये एग्रीमेंट लेकर के आए हैं। सर, बजट सेंट्रल का हो या फिर राजस्थान का, पर्यटन पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। और सर, मैं राजस्थानी हूँ, मुझे बहुत गर्व हुआ ये जानकर के कि जोधपुर जिस तरह से विकास कर रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, वाव है। तो सर, अगर क्या उम्मीद की जा सकती है राजस्थान में अब जो बजट घोषणा होगी, राजस्थान वासी क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं देश के बजट के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत की सांस्कृतिक महत्ता को विश्व के सामने रखने के दृष्टिकोण से, भारत का जो 10,000 सालों से भी ज़्यादा सालों का कंटिन्यूटी का इतिहास है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में जो खुदाई हम करते हैं उसमें मिलता है। सामान्यतः आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं वो अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ करने, रिपोर्ट बनाने के बाद में उन साइट्स को बंद कर देते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में उदयपुर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, कालीबंगा में, सब जगह बहुत सारे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं। हमने एक प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गत 2 वर्ष में किया। प्रधानमंत्री जी के गृह नगर वड़नगर में जो एक्सकेवेशन की साइट थी, जहाँ बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो है वो एंटिकिटीज़ मिली थी, ऐतिहासिक प्रमाण मिले थे, उसको पूरा हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप किया, एक्सपीरियंस जोन के रूप में डेवलप किया, और प्रधानमंत्री जी की सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा उसमें मिली। उसी तरह से भारत के इन ऐतिहासिक जो है प्रगति के अवशेष जो हैं उनको दिखाने वाली 15 ऐसी साइट्स को अब की बार हम डेवलप करेंगे, जो निश्चित रूप से भारत का नैरेटिव, भारत के प्रति नैरेटिव दोनों को बदलने के लिए हमें बड़ा कदम होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके साथ साथ में, क्योंकि टूरिज्म अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जा रहा है, तो हम हिमालयन ट्रैकिंग ट्रेल्स करें, हम डेजर्ट ट्रेल करें, हम टर्टल ट्रेल्स करें, ऐसी ट्रेल्स बनाने के लिए भी जो है विशेष घोषणा इस बजट में की है। हमारा जो पहला जो फ्रंटलाइन वॉरियर टूरिज्म में होता है वो हमारा गाइड होता है। 10,000 गाइड्स को हम AR/VR के साथ में इक्विप करके उनको हम बेटर स्टोरी टेलर के रूप में विकसित कर सकें, ताकि वो आने वाले पर्यटकों के अनुभव के स्तर को ऊपर उठाएं। इस दृष्टिकोण से उनकी ट्रेनिंग की घोषणा उसमें की है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार करेगी, ये घोषित किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश होता है उसका प्रत्यक्ष लाभ टूरिज्म को होता है। हमने देखा पिछले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का परिवर्तन हुआ, उसके कारण से भारत का डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो लगभग 3 गुने से ज़्यादा पिछले 10 साल में बढ़ा है। आर्थिक प्रगति जब देश करता है, लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा होता है, तो भी उसका लाभ जो है वो टूरिज्म को होता है। मैं मानता हूँ कुल मिलाकर के अब तक जो बजट में घोषणा हुई है उसके चलते हुए निश्चित रूप से
टूरिज्म सेक्टर को बेनिफिट होगा। और टूरिज्म क्योंकि राजस्थान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजस्थान की जीडीपी में कंपोनेंट है, तो राजस्थान भी उसका लाभ करेगा। मिर्ची बड़े का स्वाद चखा भी और मिर्ची बड़े हमने बना के दिखा भी दिए हैं कि कितना टफ होता है इसको बनाना, जो स्वाद इतना स्वादिष्ट आता है उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है। लेकिन ये मेहनती लोग क्या चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री से, ये जानना बहुत जरूरी है और इसलिए कुछ लोगों से भी जुड़ते हैं। माधुरी, बिल्कुल, बात करनी भी बेहद जरूरी है क्योंकि मिर्ची बड़ा बनाना जितना मुश्किल है, खाना उतना ही आसान है। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रमा अरोड़ा। मैम, बजट आने वाला है, बिल्कुल, और किस तरह का बजट रहेगा, क्या उम्मीद आप इस बजट से लगा रही हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा है महिलाओं को, तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के हॉस्टल हो जो अब कामकाजी महिलाओं के लिए, और सेफ और सुरक्षित, बिल्कुल। और स्कूल जाने वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए वहाँ पर एक कोई काउंसलिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो उनकी मानसिक और शारीरिक वो है कठिनाइयाँ हैं वो खुल करके उससे बात कर सके। तो ऐसी नियुक्तियाँ होनी चाहिए टीचर्स के अलावा। क्या उम्मीद है, इस बार बजट आने वाला है, भजनलाल सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए। पूरे राजस्थान का युवा ये चाहता है और भजनलाल सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। सूर्यनगरी में हम पहुंचे थे और ऐसे में यहाँ के लोगों के जो चमचमाते, सूर्य की तरह चमचमाते जो सुझाव हैं वो भी सरकार तक पहुंचे होंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब ये विचार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें गर्व होगा राजस्थान की जनता पर कि कितना भरोसा है उन्हें अपनी सरकार पर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जो सरकार और जनता के बीच की जो दूरी है वो कम हो सके और जो जनता चाहती है, जो उम्मीदें रखती है वो वहां तक पहुंच भी सके। और लोगों ने बखूबी अपनी उम्मीदों को रखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि सवालों के साथ में, इन सुझावों के साथ में बजट से उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।